नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गौरव जैन। डॉक्टर गौरव जैन से हम बातचीत करेंगे। वो एक हड्डी के डॉक्टर हैं और ऑर्थोपेडिक में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, खान पीन कैसा रहता है, कभी कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें किस तरीके का बचाव करना चाहिए, तो हम गौरव जैन से बातचीत करेंगे। सबसे पहले गौरव जैन जी, आपका खुजूरी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब के कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है और इंसिडेंट जो जगह होती है वहाँ जो आसपास वाले व्यक्ति होते हैं वो घबरा जाते हैं, मरीज़ घबरा जाता है, हड्डी टूट जाती है। तो ऐसी जगह मरीज को क्या करना चाहिए, उसके साथ वालों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मरीज को हम लोग स्टेबलाइज करने की कोशिश करें। अगर कहीं से खून बह रहा है तो उसको कहीं साफ कपड़े से, गमछे से बांधने की कोशिश करें। अगर किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है तो उसको, अगर आपके पास अखबार है या कोई लकड़ी पड़ी है या आपके पास छाता है, तो उसको आप अपने गमछे से, कपड़े से बांध सकते हैं ताकि जो आपकी हड्डी है वो हिले ना। क्योंकि मरीज को दर्द तभी होता है जब उसकी हड्डी हिलती है। तो अगर आप उसकी हड्डी को किसी भी चीज़ से, जो कि आपके पास सामान्यतः आसपास जो भी चीज़ मिलती है, उससे अगर आप बांध देते हैं तो आपकी हड्डी हिलनी बंद हो जाएगी। और कहीं से अगर खून बह रहा है तो उसको आप इमीडिएटली किसी अच्छी साफ कपड़े से बांध के, और आसपास जितने भी कोई हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पे लेके जाना चाहिए, ताकि क्योंकि ब्लीडिंग होने की वजह से मरीज़ ज़्यादातर हमारे रोड पे एक्सपायर हो जाते हैं। उनका ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से फॉल करता है और मरीज़ जो है वो कोमा में भी चला जाने की चांसेस रहते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो एक्सीडेंट हो ही ना, अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो भी जाता है तो हम लोगों को, पेशेंट को फर्स्ट एड देने की कोशिश करनी चाहिए और इमीडिएटली जो आसपास हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाके मरीज को हमें भर्ती करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी वजह से अभी ये डिसीजन दिया है कि उसमें मेडिको लीगल केस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि दिक्कत क्या होती थी कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, रोड साइड एक्सीडेंट, तो मरीज के घर वालों को लगता है कि हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, और जो हॉस्पिटल होते हैं आसपास वो इस चीज़ से डरते हैं क्योंकि फिर उन्हें कोर्ट के चक्कर, पुलिस के चक्कर काटना। तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस आ गई है कि आप किसी भी मरीज को फर्स्ट एड दीजिए, और फर्स्ट एड देने के बाद आपसे कोई भी पुलिस ये नहीं पूछेगी कि आपने उनको फर्स्ट एड दिया है तो आपने मेडिको लीगल क्यों नहीं किया। उसके बाद आप जहाँ पे फर्स्ट एड मिलती है उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप मेडिको लीगल बनवा सकते हैं। तो मरीज के घर वाले ये ना कहें कि हमें किसी ने मारा है तो आप उसको पुलिस को इन्फॉर्म करिए, आप फर्स्ट एड लीजिए, मरीज को बचाने की कोशिश करिए। आपका कहने का मतलब यहाँ ये है कि हड्डी थोड़ा लेट भी टूट सकती है पर पहले उसकी जान बचाना जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर मरीज सांस ही नहीं ले पा रहा है, मरीज के ब्लड प्रेशर ही मेंटेन नहीं है, तो हड्डी जोड़ के भी क्या फायदा। हड्डी तो जब पेशेंट 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भी आपका ऑपरेशन हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि मरीज़ को अगर फर्स्ट एड ही नहीं मिल पाया, मरीज़ का ब्लड प्रेशर ही मेंटेन ही नहीं हो पाया, तो मरीज़ 2-3 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। तो उसमें हड्डी टूटी या नहीं टूटी इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरा ये कहना मतलब ये है कि हड्डी के साथ साथ जो आप सांस लेने में तकलीफ है या पेशेंट को ब्लड प्रेशर गिर रहा है, तो मेन चीज़ हमें उस पर ध्यान देना है, ना कि हड्डी पे। हड्डी को हम कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे किसी भी तरीके से बांध के वो हिले ना, ताकि आपको ले जाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर जहाँ पे भी जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वो आपको कच्चा प्लास्टर लगा सकता है ताकि मरीज के, लेकिन अगर मरीज का ब्लड प्रेशर या मरीज का दिल ही काम नहीं कर रहा होगा या मरीज के सिर में ऐसी गंभीर चोट आ रही है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही होगी, तो मरीज 1-2 घंटे में बहुत तेजी से है ना उसका ब्लड प्रेशर फॉल करता है और वो बहुत करीब मौत के पास पहुंच जाता है। तो हड्डी की बजाय सबसे पहले आप पेशेंट को देखिए, पेशेंट को कोशिश करिए जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में ले जाने की कोशिश करें। अक्सर देखने में आता है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास पेशेंट आते हैं और उनमें कई बार जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में एक्सीडेंट हो गया और वो उनके पास ले गए, वो कई बार मरीज को खराब भी कर देते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना चाहना है कि देखिए, डॉक्टर्स की जो संख्या है पॉपुलेशन वाइज वो बहुत कम है, इसी वजह से हमारे गांव में झोला छाप डॉक्टर हैं। लेकिन झोला छाप डॉक्टर क्या होता है, गवर्नमेंट को अगर ये चीज़ देखनी है कि भाई मरीज़ की स्थिति ख़राब ना हो, क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, गांव के लोग सीधे होते हैं, रात में उन्हें कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, रात में 10-11 बजे कोई भी व्यक्ति, गांव से ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि शहर में लेके आ पाए, तो उन लोगों को
जो गांव में ही डॉक्टर काम कर रहे हैं उनसे इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, उनसे बोतल लगवानी पड़ती है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो मरीज से कि अगर आपको रात में कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिली है तो आप वहाँ पे करवा लीजिए, और जैसे ही आपको मिले तो आप जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, अगर बुखार है तो आप बुखार के स्पेशलिस्ट जो MD मेडिसिन डॉक्टर्स हैं उन्हें दिखाइए। अगर हड्डी में कोई दिक्कत है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए। अगर आपको कुछ पित्त की थैली की प्रॉब्लम है तो जनरल सर्जन को दिखाइए। कोशिश करिए कि रात में आप वहाँ से ट्रीटमेंट लेके अगले दिन आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। दूसरा, मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि भाई जो गवर्नमेंट है वो झोला छाप डॉक्टर को 5 से 6 महीने की या 1 साल की ट्रेनिंग दे, और उनके बाद उनका लिखित में और एक प्रैक्टिकल एग्जाम ले, ताकि ये गाइडलाइन बन सके कि अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो आप वो क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम नहीं कर सकता, ताकि उनकी जवाबदेही भी बने। ऐसा नहीं है कि आपने डॉक्टर गांव में खराब कर लिया झोला छाप ने, उसके बाद जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जो स्पेशलिस्ट है उनके पास आते हैं तो सारी जिम्मेदारी स्पेशलिस्ट की हो गई, ठीक, क्योंकि आप तो 5 दिन से गांव में थे तो वहाँ पे जो इलाज चल रहे थे वो तो खत्म हो गया कि डॉक्टर साहब आप तो वो तो झोला छाप डॉक्टर है, अब आप स्पेशलिस्ट है तो आपको देखना है। लेकिन अगर किसी की तबीयत 3 से 4 दिन में इतनी खराब हो जाती है या वो मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसमें दिक्कत क्या होती है कि मरीज के रिश्तेदार आपस में लड़ते हैं, डॉक्टर से बदतमीजी होती है, नर्सिंग होम में तोड़फोड़ होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम जो व्यक्ति ट्रीट कर रहा है वो कम से कम उसके साथ मार पिटाई ना हो, क्योंकि जब आप लेके आए 5-6 दिन बाद तो आपका मरीज वैसे ही सीरियस है, और कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज मरे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिस स्थिति में मरीज आता है उस स्थिति से निकालने के लिए 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकता है। ये 3 दिन के बाद मरीज की हालत और भी खराब हो सकती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज खराब हो। तो मरीज के घर वालों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस स्थिति में आप लाए हो वो स्थिति से इम्प्रूव भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। आपको दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयार है। अभी बीमारी बड़ी तेजी से पैर पसार रही है, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होना, और उस स्थिति में कैसे जो दिनचर्या है, लोगों को कैसे अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, खान पीन का कैसे ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली आजकल जो प्रॉब्लम हो गई है सारी जनरेशन में, स्ट्रेस प्रॉब्लम। स्ट्रेस किस लिए की भागल दौड़, सुबह उठना है, अपना रात में लोग लेट सोते हैं, दिन में सुबह लेट उठते हैं, तो जो हमारा विटामिन D3 होता है वो सबसे बॉडी हमारी नेचुरल बनाती है, धूप से बनाती है, लेकिन उसके लिए जो सबसे अच्छी टाइम होता है वो मॉर्निंग का रहता है। अब क्या हो गया है, जो आजकल की जनरेशन हो गई है वो क्या करती है, वो AC में सोती है, सुबह उठती है लेट 9-10 बजे, उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठे काम पे गए वो भी AC, जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ भी AC, और रात में आप सो रहे हैं 11-12 बजे। दूसरी टेंडेंसी क्या हो गई है, दूध ना पीने की। लोग फास्ट फूड्स पे बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, कहीं समोसा खा लिया, कहीं आपका बर्गर खा लिए, जंक फूड्स पे ज़्यादा ध्यान लगे हैं। लोग एक्सरसाइज करना भूल गए हैं, दूध पीना भूल गए हैं, लोगों ने एक हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है वो ख़त्म कर दिया। तो मैं तो अपनी यंग जनरेशन में उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा जल्दी उठें, सुबह मॉर्निंग में आधा घंटा या 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज अपने लिए ज़रूर करें, तो इससे क्या होता है आपकी जो कैल्शियम होता है वो बॉडी में डिपॉजिट होता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, और कम से कम दिन में 1 बार तो दूध का सेवन ज़रूर करें। टी, कॉफ़ी इनको जितना कोशिश हो सके अवॉइड करें, और रात में 10 से 11 के बीच के बाद आप कोई भी ऐसा काम न करें ताकि आप जल्दी सुबह उठ सकें। 11 बजे के बाद आप बिस्तर पर जाएं। ओल्ड एज में क्या हो गया, आजकल घुटनों में बहुत दर्द रहने लगा है। उसका कारण भी ये हो गया है कि लोग कैल्शियम नहीं करना चाह रहे, तो उनकी बॉडी में कैल्शियम धीरे धीरे हार्मोन की कमी की वजह से बंद होने लगता है। तो मैं जितनी भी हमारी 45+ की लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डेली वॉकिंग करें और कोशिश करें कि दूध सुबह और शाम ज़रूर लें, और अगर पॉसिबल हो सकते हो एक कैल्शियम की गोली ज़रूर करें। जितनी भी ओल्ड लेडीज़ हैं वो उकड़ू बैठना, पालती मारना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना कम से कम रखें, और अपने वज़न को 45 ईयर्स के बाद मेंटेन रखें, फिटनेस रहें, ताकि आपके घुटनों पे और हड्डियों पे जोर कम से कम। अक्सर देखने में आता है ग्रामीण क्षेत्र हुआ या फिर बगैर पूछे दवाइयाँ लेना, और इसको कैसे देखते हैं? बगैर पूछे दवाइयाँ लेना, उनका क्योंकि साइड इफेक्ट भी होते हैं, पता होता नहीं कितनी डोज में लेनी है, इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। सबको पता है कि बुखार की दवा पैरासीटामोल होती है,
कोई भी व्यक्ति, क्या वो झोला छाप हो या घर में गृहिणी भी हो, तो सबको पता होता है बुखार की दवाई है, लेकिन आपको बुखार की दवाई किस डोज में लेनी होती है। अगर कोई मरीज को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या किसी को लिवर की बीमारी है, जिगर की, या किसी को किडनी की बीमारी है, तो उसकी डोज डॉक्टर को एडजस्ट करनी देनी पड़ती है, क्योंकि जो नॉर्मल डोज होती है किसी भी व्यक्ति में वो उसे नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है तो वही डोज उसके लिए जहर का काम करती है, वो डोज उसके लिए ज़्यादा होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बुखार आ रहा है और आपको कोई भी आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप स्वयं ही ड्रग्स ना लें। लोगों में आजकल ये टेंडेंसी हो गई है कि वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कह देते हैं मैं भैया बुखार आ रहा है, नज़ला हो रहा है, उसकी दवाई ले दीजिए। तो अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी ही होगी। अगर आपको एक दिन 2 दिन की आपसे वहाँ से दवाई ले लेते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे दिक्कत बढ़ गई है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आई कि आपका जिगर खराब है, आपको दवाई कम डोज में चाहिए थी, आपको कुछ जांचें भी होनी चाहिए थी। लेकिन मरीज़ ये सोचते हुए कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमें उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, हमें वहाँ पे समय देना पड़ेगा, तो वो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है और वो झोला छाप डॉक्टर से जो उसकी दवाई होती है वो फुल डोज में लेता है, जिसको उसको बाद में नुकसान चाहिए। आपने भी एक वर्ड यूज किया, ड्रग्स। दवाइयाँ लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, और वो कई बार लेते फायदे के लिए होता है। लाइक जैसे कि नशे की दवाइयाँ हो गई, वो किस मात्रा में लेनी है पता होता नहीं है, और वो फिर लेनी स्टार्ट कर देते हैं, फिर धीरे 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 नशे की तरफ भी बढ़ता है आदमी। और कितनी मात्रा में लेनी है, क्योंकि ड्रग जो दवाइयाँ आती है, चाहे वो नशे वाली हो, वो आती है एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी सही इस्तेमाल करने के लिए, बट उसका क्या इस्तेमाल होता है वो अपोजिट कर जाता है। तो इस बारे में गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि कई बार आदमी उसके लत में पड़ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो लेता है फायदे के लिए, फिर उसको लत पड़ जाती है, फिर उसको लगने लगता है वो धीरे धीरे नशे की तरफ भी बढ़ने लगता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये गवर्नमेंट की रेगुलेटरीज पह रही हैं कि हमारी कुछ ड्रग्स गवर्नमेंट ने ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स का मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जाके ले सकता है, उसकी गवर्नमेंट ने लिस्ट दे रखी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये चीज़ हमारा एप्लीकेशन नहीं हो पाता है डेली लाइफ में। अगर हम ये चाहें कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं, अगर ये चीज़ का ध्येय बना लें कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवा नहीं देंगे, तो ये चीज़ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी दिक्कत क्या होती है, मरीज़ खुद ही जाके कहने लगता है जी मुझे कफ का सिरप दे दीजिए। अब कफ के सिरप में नशे का थोड़ा होता है लिमिट, मरीज़ को नींद आती है, सेडेशन होता है। तो अगर हम अपने जो कोलीग्स हैं, हमारे जो मेडिकल की शॉप्स रखते हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं, अगर हम उनसे ये कहें कि भैया आप मेडिकल स्टोर पे कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन पे किसी भी व्यक्ति को मत दीजिए, तो ये चीज़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तो उसमें हमें अपने समाज में ये लाना पड़ेगा कि ठीक है भाई, मेरे से वो 100 रुपये की दवाई लेके जा रहा है, लेकिन अगर वो बिना पर्चे के लेके जा रहा है तो मैं उसको बिल्कुल नहीं दूंगा। थोड़ा हो सकता है मेडिकल स्टोर्स को उसके लिए नुकसान उठाना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मरीज़ की जो बाद में जानलेवा हो जाता है, क्योंकि मरीज़ अपना खाता रहता है, बाद में उसको पता नहीं चलता। और जब वो उस स्टेज तक पहुंच जाता है कि जब उसका वो आदी हो जाता है, वो एडिक्शन हो जाता है उसको, तो जब फिर वो एडिक्शन छुड़वाने के लिए उसे दवाई लेनी पड़ती है, तो उसके साथ साथ उसके घर परिवार वाले, जो उसके दोस्त हैं, यार हैं, उन सबको भी परेशानी पड़ती है। बाकी जो पैसे का नुकसान होता है वो तो होता ही है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह पाऊँगा कि जो गवर्नमेंट ने रेगुलेटरीज बना रखी हैं, बिना पर्चे के आप देख लीजिए कि वो प्रिस्क्रिप्शन कब का है। कोई व्यक्ति 2 महीने पुराना प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहा है, उस पर कहता है मुझे ये दवाई दे दीजिए, तो उसका मतलब वो डॉक्टर को दिखा के नहीं आ रहा है। इसका मतलब उससे पहले जो प्रॉब्लम थी उसकी दवाई दोबारा रिपीट कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर हमारे मन में ये रहे कि भाई ये पेशेंट को ये कहा जाए कि नहीं, मैं आपको ये दवाई ये इस प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं दे सकता, ये 2 महीने या 4 महीने पुराना है, तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही काफ़ी हद तक कम हो जाए। एक वर्ड है लैंग्वेज डेटा। कई बार देखने में आता है कि पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच रिलेशन खराब होते हैं किसी पेशेंट को लेकर, उस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मरीज के रिश्तेदारों से कि कोई भी व्यक्ति जैसे डॉक्टर होता है वो कभी ये नहीं चाहता कि उसका मरीज मरे, वो ये चाहता है मेरा मरीज ठीक हो गया। लेकिन जैसे मरीज की कंडीशंस होती है उस हिसाब से भी मरीज की आगे की चीज़ निर्भर करती है। अब कोई व्यक्ति जहर खा के आता है तो अब इधर निर्भर करता है जहर कौन सा खाए। अब कोई सल्फास खा के आता है तो उसमें जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं।
कोई ड्रग खा के आए तो उसकी मोर्टेलिटी रेट्स कम है। ऐसे ही अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर किसी की 2-3 हड्डियाँ टूट गई हैं तो उसमें बीपी लो ज़्यादा होने के चांसेस, शॉक की वजह से ज़्यादा मरने के चांसेस हैं। तो मरीज़ के जो घर वाले हैं, अगर आप उनको डॉक्टर को यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपके बस का हो तो इलाज करिए, नहीं तो आप मना कर दीजिए, तो मरीज़ के साथ साथ डॉक्टर भी घबराने लगता है। वो इलाज करने से पहले ये सोचता है कि यार जब यही कह रहे हैं कि अगर आपके बस का हो तो इलाज करिए, नहीं तो मत करिए, तो वो खुद ही फर्स्ट एड देके और मरीज़ को सोचता है कि हो सकता है मैं इलाज कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जब मरीज़ के रिश्तेदार ऐसी शब्द बोलते हैं तो खुद ही डॉक्टर डर जाता है। उसे लगता है कि मेरे नर्सिंग होम में तोड़फोड़ होगी, मैं इसमें कोशिश करता है वो अगर 100% देने की तो वो फिर 50% में ही सोचता है कि मैं मरीज़ को आगे रेफर कर दूँ। वो किसी को कहता है कि आप मेरठ ले लीजिए, अगर मेरठ वाले हैं तो वो कहता है आप दिल्ली लीजिए। ऐसी स्थिति में जो मरीज होते हैं उसके जो घर वाले होते हैं उनको पैसा भी ज़्यादा पे करना होता है। नुकसान मरीजों का ही है। अगर कोई भी चीज़ इलाज अगर मुजफ्फरनगर में हो सकती है और अगर आपको उस चीज़ के लिए मेरठ जाना पड़ता है तो एक तो उसमें नुकसान ये है कि मेरठ आप जाएंगे तो आपका समय खराब होएगा। जो 2 रुपये में यहाँ पे काम हो सकता है वो वहाँ पे 4 रुपये में होगा। तो मरीज़ परेशान हो रहा है, मरीज़ के घर वाले जो बीमारी यहाँ पे ठीक हो सकती थी उसके लिए मेरठ जा रहा है, तो समय पैसा दोनों की बर्बादी है। तो कोई भी, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी स्पेशलिस्ट होता है वो अपने मरीज़ को ठीक करना चाहता है। अगर वो उसकी बस का नहीं है, अगर मैं ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर, आप मुझसे आगे कहने लगे डॉक्टर साहब आप है ना कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर दीजिए या पित्त की थैली निकाल दीजिए, तो मैं मना कर दूँगा, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। मैं हड्डी की बीमारियों से, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसे ही मरीज़ के घर वालों को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर साहब जो कर रहे हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार 100% देने की कोशिश करें। आगे मरीज़ की जो प्रॉब्लम है, अगर सपोज उसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, आपने 10 साल से कंट्रोल ही नहीं कर रखा है और उसको दिमाग की नस उसकी ब्लड प्रेशर की वजह से फट गई, तो अगर आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो पहले तो बिल्कुल ठीक था, अब क्यों नहीं, ये होश में ही नहीं आ रहे, 10 दिन आ गए, आप ये कोई नहीं बता रहे कि आपने डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो 10 साल से आप कंट्रोल ही नहीं करके चल रहे, उसकी वजह से धीरे धीरे जो दिमाग की नसें हैं वो कमज़ोर हो गई और खून की नली फट गई, जिसकी वजह से आपको दौरा पड़ा, स्ट्रोक आया, आपका मरीज उठ नहीं पा रहा है। तो जो चीज़ 10-15 साल से उसे मरीज डॉक्टर कैसे 10 दिन में ठीक कर देगा? आप उन पर समय दीजिए, आप उसकी समझने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो फिर डॉक्टर ही बेचारा क्या करेगा? वो कहेगा कि ठीक है भाई, मैं इसमें आगे नहीं, मुझे समझ में आ रहा है, आप आगे लीजिए, जबकि वो इलाज वहाँ पे कर सकता है, लेकिन मरीज के घर वाले उस पर विश्वास नहीं कर पाते और उससे आपस में डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है। फीस स्ट्रक्चर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं गाँव की तरफ थोड़ी कम फीस होती है और जैसे जैसे नगर और महानगर की तरफ बढ़ता है वो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ जाता है। कई बार आरोप डॉक्टर्स पे भी आरोप लगते हैं कि आपने जो है लूट लिया, ऐसे बढ़ यूज होते हैं और ये तो बर्बाद हो गया जी। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी डॉक्टर का जो फीस स्ट्रक्चर होता है, एक डॉक्टर बनने में अगर वो स्पेशलिस्ट बन रहा है तो 8 से 10 साल लग जाते हैं। अगर कोई फीस डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है वो 200 रुपये या 500 रुपये ले रहा है तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक डॉक्टर जो अगर 30 साल में वो डॉक्टरी करके आ रहा है और वो अपना 200 रुपये 400 रुपये फीस रख लेता है, तो आप ये नहीं सोचिए कि डॉक्टर साहब ने तो एक पेन घुमा दिया, 2 दवाइयाँ लिख दी। बात ये नहीं होती, बात ये होती है कि उन 2 दवाइयाँ लिखने के लिए डॉक्टर ने 10 साल मेहनत की। तो आप ये चीज़ को कंपैरिजन किसी दूसरे प्रोफेशन से अगर आप करके देखिए, आप इंजीनियरिंग से कंपैरिजन करते हैं, CA से कंपैरिजन करते हैं, वो लोग 21-22 साल में आपका अर्न करना शुरू कर देता है और डॉक्टर एक अर्न करना शुरू करता है 12 से 13 साल बाद। तो उस चीज़ को अन्यथा में मत लीजिए कि डॉक्टर तो बस 2 दवाइयाँ लिख दी हैं और तुम्हें 2 दवाइयाँ लिखनी थी, इसमें डॉक्टर साहब ने इतना पैसे दे दिए। ये सबका अपना एक फ़ीस होती है और जैसे जैसे आप मेरठ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा फीस लेते हैं ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर ही। आप दिल्ली में चले जाएंगे तो जो फीस यहाँ पे 200 रुपये है, वहाँ पे 1000 रुपये लेते हैं। तो ये चीज़ को आप अन्यथा में मत लें कि भाई आप है ना कि डॉक्टर्स की फीस इतनी ज़्यादा है। फीस डॉक्टर की उसकी पढ़ाई के हिसाब से वो ठीक लेता है, वो ऐसा कोई कम ज़्यादा हर किसी डॉक्टर की हो सकती है। आपको जो डॉक्टर पसंद में आए, समझ में आए, क्या वो 100 लेता है 500, आप उसमें दिखा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब आप तो इतनी ले रहे हैं, दूसरा इतनी ले रहा है। सबकी अपना एक क्राइटेरिया होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मरीज के लिए परहेज प्रिकॉशन कितना जरूरी होता है? मरीज के लिए परहेज बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी को हड्डी टूटी है
तो हम लोग कहते हैं कि हमने ऑपरेशन कर दिया है, अगले दिन से उसका हम चलवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पर पैर पे वजन नहीं लेना होता। मरीज क्या करता है कि उसे लगता है मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरा ऑपरेशन हो गया है तो मुझे चल देना चाहिए। उसमें दिक्कत क्या होती है, मरीज हाथ का ऑपरेशन होता है, मोटरसाइकिल लेके चला रहा है, किसी का पैर का ऑपरेशन हुआ है तो किसी के पीछे मोटरसाइकिल पे 10-15 दिन बाद अपना घूम रहा है। तो जब तक डॉक्टर ये ना कहे कि आपकी हड्डी जुड़ गई है, कोई भी डॉक्टर होता है हड्डी का, वो कोई भी ऑपरेशन करता है उससे हड्डी जुड़ती नहीं है, वो तो सिर्फ सीध में लाके छोड़ देता है। मरीज की जो हड्डी जुड़ती है उसके अंदर के अंदरूनी ताकत की, इम्यूनिटी की वजह से, कितना वो कैल्शियम खा रहा है, कितना उसका कैल्शियम बन रहा है, उसकी वजह से जुड़ती है। लेकिन मरीज क्या सोचता है कि मेरे तो दर्द ठीक हो गया, मेरी हड्डी हो गई है, वो अपना चलना शुरू कर देता है, उसमें फिर मरीज को नुकसान देता है, मरीज की रॉड टूट सकती है, मरीज की प्लेट टूट सकती है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक डॉक्टर ना कहे कि आप चलना शुरू कर दें, आप चलना, आपकी कैल्शियम ठीक बन रहा है, तब तक आप डॉक्टर को बिल्कुल मन से फॉलो करें, क्योंकि हड्डी जुड़ने में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन हो जाता है तो मरीज को दर्द खत्म हो जाता है, तो वो उसमें जल्दबाजी शुरू कर देता है, वो सोचता है कि मेरे तो दर्द नहीं रहा है तो मैं अपने सारे काम कर सकता हूँ। लेकिन हड्डी जुड़ती नहीं है, वो प्लेट या रॉड पे चलता रहता है और अल्टीमेटली फिर वो प्लेट या रॉड टूट जाता है और मरीज को ये लगता है कि डॉक्टर साहब ने मेरा पैर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौरव जैन। हमने डॉक्टर गौरव जैन से बात की। डॉक्टर गौरव जैन ने हमें बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने हमें बताया कि हड्डी के लिए क्या ज़रूरी है, जोड़ों का दर्द है तो क्या ज़रूरी है, दवाई लेनी है तो किस मात्रा में लेनी चाहिए, और मरीज और डॉक्टर्स के जो रिलेशनशिप है जो ख़राब हो रही है तो उसको कैसे बनाए रखना चाहिए, और मरीज के लिए क्या ज़रूरी है, हड्डी टूटती है तो क्या क्या चीज़ जरूरी है। तो गौरव जैन जी, आपका खुद से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कोई न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकालकर मरीजों की भलाई के लिए सवाल पूछे, ताकि जो हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ये जो इंटरव्यू हुआ है उससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। अगर कोई मरीज़ मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो शांति मदन हॉस्पिटल में आ सकता है। मैं 3 बजे के बाद यहाँ पे बैठता हूँ। मेरा जो समय होता है वो 3 से 6 बजे का है। बाकी मैं अपनी बेगराजपुर में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अगर कोई मुझसे वहाँ पे मिलना चाहता है तो सुबह आके मुझसे वहाँ पे मिल सकता है।